नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प और ज़रूरी अदालती फैसले को बारीकी से समझने वाले हैं। जी। ये कहानी सिर्फ एक तलाक के मामले की नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल की है। क्या कानून को सिर्फ उसके लिखे हुए शब्दों से पढ़ा जाना चाहिए या उसकी आत्मा को, उसके मकसद को समझना चाहिए? और ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि कानून की किताबें तो शाई और कागज से बनती हैं, लेकिन न्याय तो इंसानों की जिंदगियों, उनकी गरिमा और समाज की सच्चाइयों से जुड़ा होता है। बिल्कुल। आज का मामला इसी फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। बिल्कुल। सोचिए, एक शादी होती है, दुल्हन का परिवार दूल्हे को कुछ रकम और गहने देता है, शायद जोड़े के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। कुछ साल बाद वो शादी टूट जाती है। अब सवाल ये है कि क्या तलाक के बाद वो महिला उन तोहफों पर अपना हक जता सकती है जो सीधे सीधे उसके पति को दिए गए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों घरों में उठता है और अक्सर रिश्तों में काफी कड़वाहट घोल देता है, और कानूनी तौर पर भी इसमें काफी उलझने रही है। हाँ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। हम बात कर रहे हैं रोशन आरा बेगम बनाम एसके सलाहुद्दीन मामले की। आज हम इस फैसले की हर परत को खोलेंगे, जानेंगे कि हुआ क्या था, अदालतों ने क्या तर्क दिए और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शब्दों से आगे जाकर उसके इरादे को अहमियत दी। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस मामले की जड़ें काफी गहरी हैं और ये हमें अदालती प्रक्रिया के उतार चढ़ाव को भी समझाएगा। तो कहानी शुरू होती है 2005 में, जब रोशन आरा बेगम की शादी हुई। ठीक है। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। 2009 में वो अपने पति से अलग रहने लगी और 2011 में आखिरकार उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद रोशना आरा ने एक कानूनी लड़ाई शुरू की अपने हक के लिए। उन्होंने दावा किया कि 7 लाख रुपए नकद और 30 भोरी सोने के गहने उन्हें वापस दिलाए जाएं। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये जो 30 भोरी सोना है, जो बंगाल और आसपास के इलाकों में इस्तेमाल होने वाली इकाई है, ये लगभग 350 ग्राम सोने के बराबर होता है। अच्छा, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये वो संपत्ति थी जो रोशन आरा के पिता ने शादी के वक्त उनके पति यानी अपने दामाद को दी थी। हाँ, और ये सिर्फ एक जुबानी दावा नहीं था जो इसे खास बनाता है। इस लेन देन का बाकायदा जिक्र शादी के रजिस्टर यानी काबिलनामा में दर्ज था। तो एक मजबूत लिखित सबूत मौजूद था। बिल्कुल सही कहा। काबिलनामा इस केस का एक मजबूत स्तंभ था। ये एक दस्तावेजी सबूत था कि हाँ, शादी में इतना कैश और सोना दिया गया था। कानूनी भाषा में कहें तो ये उनके दावे को पहली नजर में सच साबित करता था। तो फिर वही तो मैं सोच रही हूँ, जब सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर इसमें विवाद क्या था? है ना? रोशन आरा को निचली अदालतों से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट तक क्यों लड़ना पड़ा और हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज क्यों कर दी? ये बात कुछ समझ नहीं आई। यहीं पर यह केस एक दिलचस्प मोड़ लेता है और हमें दिखाता है कि कानून में छोटी छोटी तकनीकी बातें कैसे पूरे मामले का रुख पलट सकती हैं। अच्छा। हाई कोर्ट ने अपना फैसला एक मामूली विसंगति, एक माइनर इनकंसिस्टेंसी के आधार पर दिया। एक मिनट, मामूली विसंगति? इतने बड़े दावे को सिर्फ एक छोटी सी गड़बड़ी के आधार पर खारिज कर दिया गया। ये विसंगति थी क्या असल में? हुआ ये कि अदालत में 2 अहम गवाहियां हुई। एक तरफ थे काजी साहब जिन्होंने शादी रजिस्टर की थी। ठीक है। उन्होंने कहा कि हाँ, काबिलनामा में 7 लाख रुपए और सोने का जिक्र है, लेकिन ये साफ साफ नहीं लिखा कि ये रकम और सोना किसे दिया गया, दुल्हन को या दूल्हे को। दस्तावेज में बस लेन देन का जिक्र था। अच्छा, तो दस्तावेज में एक अस्पष्टता थी। और दूसरी गवाही थी रोशना आरा के पिता की। उन्होंने एक दूसरे कानूनी मामले में, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक दूसरे आपराधिक मामले में गवाही देते हुए कहा था कि उन्होंने ये रकम और सोना सीधे अपने दामाद को दिया था। समझ गई। तो एक तरफ दस्तावेज है जो ये नहीं बताता कि तोहफा किसके हाथ में गया जी, और दूसरी तरफ पिता का बयान है कि उन्होंने ये सीधे दूल्हे को दिया। तो हाई कोर्ट ने इसी फर्क को पकड़ लिया। बिल्कुल, हाई कोर्ट ने इसी को एक बड़ा विरोधाभास मान लिया। उनका तर्क था कि पिता की गवाही और दस्तावेज के बीच इतना बड़ा अंतर है कि दावे की सच्चाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और बस इसी एक तकनीकी नुक्ते पर उन्होंने रोशना आरा की पूरी अपील खारिज कर दी। जी, एक तरह से उन्होंने कहा कि आपकी कहानी में झोल है। ये तो बहुत ही सख्त नजरिया है।
एक महिला जो शायद पहले से ही तलाक के सदमे से गुजर रही है, उसे उसके हक से सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और मुझे लगता है यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विसंगति को किस नजर से देखा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिल्कुल अलग चश्मे से देखा। उन्होंने सिर्फ उस एक बयान को अलग से नहीं देखा, बल्कि सबूतों के पूरे संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को समझा। अच्छा। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि रोशन आरा के पिता ने वो बयान किस मामले में दिया था। वो बयान एक अलग आपराधिक मामले में दिया गया था, जो दहेज प्रताड़ना यानी आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज हुआ था। अच्छा, वो एक दहेज का केस था। उस केस का नतीजा क्या रहा था? उस आपराधिक मामले में पति बरी हो चुका था। ओहो। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी नुक्ते को अपने फैसले का आधार बनाया। उनका तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली था। क्या तर्क था? इसे ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पिता के इतने साफ बयान के बावजूद कि उन्होंने पैसा और सोना सीधे दामाद को दिया, गंभीर आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहरा सकी, तो फिर उसी बयान का सबूत के तौर पर वजन कितना रह जाता है? वाह, ये तो पूरी बाजी ही पलट देने वाला तर्क है ना? दूसरे शब्दों में, अगर एक अदालत उस बयान को किसी को सजा देने के लिए काफी नहीं मानती, तो दूसरी अदालत उसी बयान के आधार पर किसी का जायज सिविल हक कैसे छीन सकती है? एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता के उस बयान का सबूत के तौर पर वजन काजी की गवाही और काबिलनामा जैसे एक औपचारिक दस्तावेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अदालत ने दस्तावेज को प्राथमिकता दी और कहा कि सिर्फ एक शक की बिना पर आप मैरिज रजिस्ट्रार की गवाही और एक लिखित दस्तावेज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबूतों वाली बाधा तो सुप्रीम कोर्ट ने पार कर ली, लेकिन अब हम आते हैं उस बड़े कानूनी सवाल पर जो इस मामले के केंद्र में था। जी। तोहफे तो पति को दिए गए थे, ये मान भी लें, तो तलाक के बाद पत्नी उन पर दावा कैसे कर सकती है? विरोधी पक्ष के वकीलों में तो यही तर्क दिया होगा। बिल्कुल, और यही इस फैसले का दिल है। इसे समझने के लिए हमें एक खास कानून को देखना होगा, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा ध्यान इसी कानून पर और खासकर इसकी धारा 3(1)D पर लगाया। और ये कानून उस मशहूर शाहबानो केस के बाद आया था, है ना? तो इसका पूरा मकसद ही तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक रूप से बेसहारा होने से बचाना था। जी। ये धारा 3(1)D कहती क्या है? ये धारा साफ तौर पर कहती है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद उसके रिश्तेदारों, दोस्तों या पति द्वारा दी गई सभी संपत्तियों की हकदार है। यहाँ कानून में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो हैं ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन टू हर, यानी उसे दी गई सभी संपत्तियां। यहीं पर तो पेच है। कानून कहता है उसे, मतलब महिला को दी गई संपत्ति, लेकिन इस मामले में संपत्ति तो पति को दी गई थी। सही। तो क्या ये एक खतरनाक मिसाल नहीं बनती अगर अदालतें कानून के लिखे हुए शब्दों को इस तरह नजरअंदाज करने लगें? तो फिर तो मतलब किसी भी कानून की व्याख्या कोई भी अपने हिसाब से कर सकता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये कानूनी व्याख्या के एक बहुत बड़े सिद्धांत से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कानून की शाब्दिक यानी लिटरल इंटरप्रिटेशन के बजाय उद्देश्यपूर्ण व्याख्या यानी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का रास्ता चुना। अदालत ने पूछा कि 1986 का ये कानून बनाया ही क्यों गया था। सही बात है। जैसा कि आपने कहा, इसका मकसद तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और गरिमा देना था। तो अदालत ने कहा कि हमें शब्दों पर नहीं बल्कि कानून बनाने के पीछे की नीयत पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि इस धारा को कानून के इसी बड़े उद्देश्य की रोशनी में पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज में शादी के समय दिए गए ऐसे तोहफे, भले ही वो रस्म के तौर पर दूल्हे के हाथ में दिए जाएं, उनका असली मकसद उस महिला और उसकी नई गृहस्थी को एक आर्थिक आधार देना होता है। वो तोहफा असल में महिला के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए होता है। मतलब वो एक तरह से उस महिला की संपत्ति होती है जो उसके पति के पास अमानत के तौर पर रखी होती है। एग्जैक्टली, वो अमानत है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब तोहफा किसके हाथ में है ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि वो किस नीयत से दिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदालत इससे भी एक कदम आगे गई। अच्छा। उन्होंने इस व्याख्या को भारतीय संविधान के सबसे मजबूत अनुच्छेदों में से एक, अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा। ओहो। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना है। एक पारिवारिक कानून को सीधे संविधान के मूल अधिकार से जोड़ देना, ये तो फैसले को बहुत ज्यादा वजन देता है। जी हाँ, और अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की जो हमारी न्याय व्यवस्था के लिए एक दिशा निर्देश जैसी है। क्या? उन्होंने कहा कि अदालतों को सिर्फ
कानूनी दांवपेच में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर तर्क करना चाहिए। उन्हें छोटे शहरों और गांवों की जमीनी हकीकत को समझना होगा, जहां आज भी पितृसत्तात्मक सोच हावी है। अदालत ने कहा कि कानून समाज की सच्चाइयों से आंखें नहीं मूंद सकता। तो रोशनारा बेगम की 2011 में शुरू हुई ये लड़ाई आखिरकार 2025 में अंजाम तक पहुंची। 14 साल का लंबा इंतजार, बहुत लंबा इंतजार। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने हक और गरिमा के लिए। तो इस फैसले ने जमीन पर असल में क्या बदला? रोशनारा बेगम जैसी आम महिला के लिए इसके क्या मायने हैं? इसके कई गहरे और दूरगामी मायने हैं। पहला और सबसे सीधा असर तो ये है कि यह उन सभी संपत्तियों पर एक महिला के दावे को मजबूत करता है जो शादी के समय दी गई थी, भले ही वे तकनीकी रूप से पति या उसके परिवार को सौंपी गई हों। जी। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि ये तो दूल्हे को मिला था, तुम्हारा नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में तोहफे दूल्हे के परिवार को ही दिए जाते हैं। दूसरा, ये निचली अदालतों और हाईकोर्ट्स के लिए एक नज़ीर, एक प्रेसिडेंट कायम करता है। ये उन्हें एक तरह से निर्देश देता है कि कानून की व्याख्या करते समय छोटी मोटी तकनीकी कमियों में उलझने के बजाय कानून के सुरक्षात्मक इरादे और सामाजिक न्याय के बड़े लक्ष्य को प्राथमिकता दें। मतलब कानून का मकसद न्याय देना है, न्याय के रास्ते में रोड़ा बनना नहीं। बिल्कुल। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने आती है। ये फैसला शादी में दिए जाने वाले तोहफों को काबिले नामा जैसे दस्तावेजों में ठीक से दर्ज करने के महत्व को और बढ़ा देता है। हाँ, ये तो है। रोशनारा बेगम का केस आखिर में इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि उनके पास एक लिखित दस्तावेज था। और इस मामले में अंतिम फैसला क्या रहा? रोशनारा बेगम को क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और रोशनारा बेगम की अपील को स्वीकार कर लिया। अच्छा। उन्होंने पति को आदेश दिया कि वो 7 लाख रुपए और 30 भोरी सोने के गहनों की मौजूदा कीमत जो भी बनती है वो सीधे रोशनारा बेगम के बैंक खाते में जमा करे। आखिरकार 14 साल बाद न्याय मिला। और अदालत यही नहीं रुकी। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर पति समय पर यह भुगतान नहीं करता है तो उसे पूरी रकम पर 9% सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। ये जरूरी था ताकि फैसले को लागू करने में कोई आनाकानी ना की जा सके। जी। तो आज की इस चर्चा से साफ है कि कैसे एक मामूली विसंगति पर सुप्रीम कोर्ट के एक शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण की जीत हुई। ये फैसला दिखाता है कि कैसे एक खास कानून को हमारे संविधान के सबसे बड़े सिद्धांत से जोड़कर देखा जा सकता है। और ये हमें याद दिलाता है कि कानून कोई बेजान नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि न्याय और गरिमा का एक जिंदा सांस लेता हुआ साधन है। सही कहा। कानून समाज के लिए है, समाज कानून के लिए नहीं। जब अदालतें कानून के शब्दों के पीछे छिपे इरादे को पकड़ती हैं, तभी सच्चा न्याय हो पाता है। बिल्कुल। ये एक सवाल भी खड़ा करता है जो सिर्फ वकीलों और जजों के लिए नहीं, हम सबके लिए है कि हम नियमों को कैसे देखते हैं। क्या सिर्फ लिखे हुए शब्दों के अनुसार, एक मशीन की तरह, या उनके पीछे की भावना और समाज के भलाई के इरादे के साथ? इस मामले ने साफ तौर पर दूसरा रास्ता चुना। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये मामला शादी के समय दिए गए तोहफों के बारे में था। ये हमें हमारे समाज में इन तोहफों की प्रकृति पर सोचने को मजबूर करता है। जी। एक तरफ ये एक जोड़े के भविष्य को सुरक्षित करने का जरिया है, तो दूसरी तरफ कई बार ये दहेज का एक छिपा हुआ रूप भी बन जाता है। कानून उस तोहफे के पीछे की मूल भावना की रक्षा कैसे कर सकता है, खासकर जब रिश्तों में ताकत का संतुलन बराबर ना हो? ये एक गहरा सामाजिक और नैतिक सवाल है, जिसका जवाब हमें कानून की किताबों के साथ साथ अपने समाज की सोच में भी तलाशना होगा।